जनाब अली, हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2020-21 के लिए यानी कि जुलाई से जो साल शुरू होगा उसके लिए वफाकी बजट को बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मुसलसल दूसरा बजट पेश किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि कायद ऐवान भी इमरान खान भी इस मौके पर मौजूद थे। अभी आप बराह रास्त देख रहे हैं, अभी वो ऐवान से तशरीफ़ ले गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हो गया है। अपोजिशन का शोर शराबा था लेकिन निस्बतन कम था और ज़ाहिर इसकी वजह भी थी कि अरकान की तादाद भी निस्बतन कम थी इस दफ़ा। इसीलिए अपोजिशन ने बज़ाहिर निस्बतन नारों के बजाय प्ले कार्ड पर ज़्यादा इन्हिसार किया, अगरचे नारों की भी हमें गूंज सुनाई देती रही लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कम अज़ कम जो बजट पेश करने वाली शख्सियत थी उस अंदाज से हमें नरगे और घेराव में नज़र नहीं आई। वफाकी बजट पेश कर दिया गया। हाईलाइट क्विकली अगर मैं आपसे कहूँ, फिर डिटेल्स में जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीशान मर्चेंट साहब, क्या हाईलाइट है इस बजट की, क्या अच्छा क्या बुरा? मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें जो अभी तक हमने स्पीच के हद तक सुना, इसमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत सारी जगहों में मराद दी गई है जो कि नज़र आ रही है। जो डिस्टॉर्शंस थी लॉ में वो किसी हद तक रिमूव करने की कोशिश की गई है। और 9 विदहोल्डिंग, हम 67 विदहोल्डिंग प्रोविजंस हैं इस वक्त कानून में, उसमें से 9 को डिलीट किया गया है बकौल स्पीच के और कुछ चीज़ों को अमेंड किया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं ये देखूँ तो इस वक्त एक रोजी पिक्चर नजर आ रही है। अब जब वो फाइनेंस बिल सामने आएगा तब उसके टैक्स पेयर्स के लिए कुछ आसानियां जबकि सिगरेट सेक्टर पे और गाड़ियों पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हाँ वो महंगी की गई जो कि ठीक नजर आ रहा है। अनीस, क्या है आम आदमी जो ट्रांसमिशन देख रहा है उसके लिए बजट में क्या है, स्पीच का मतलब क्या है उसके लिए आम अल्फाज में? जो ज़ीशान बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि लग ये रहा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मामला और जो एग्जिस्टिंग आपका टैक्स पेयर है उसे किसी तरीके से प्रेफरेंस देने की कोशिश की गई है, जो एक कदम राइट डायरेक्शन में है क्योंकि टैक्स पेयर को कोई हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते ही नहीं थे। तो लोग कहते थे कि भाई हम टैक्स क्यों दें, तो एक कदम सही डायरेक्शन में है। विद द सेम ब्रेथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टैक्स बेस को बढ़ाने के जो इकदाम अभी हमने तकरीर की हद तक देखे हैं वो इन हालात में काफ़ी नज़र नहीं आते। हम जो बात करते आए की शराब बढ़ाएं, ये मौजूदा टैक्स रेट ना बढ़ाएं, बेस बढ़ाएं, बेस बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है अभी भी उसमें कोई संजीदा एफर्ट नज़र नहीं आ रही, कभी भी नज़र नहीं आई। और जो एक्चुअल आपका इश्यूज हैं जो स्ट्रक्चरल नौयत के ज़्यादा हैं उसको एड्रेस करने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है। तो लग ये रहा है कि अभी जो हमने तकरीर के से सुने, जैसे ज़ीशान साहब भी कह रहे हैं, अब फाइनेंस बिल आएगा सही पता चलेगा। सही है, शायद 8 या 9 अच्छी चीज़ें थी वो उन्होंने अपनी तकरीर में बयान कर दी हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ सही मानों में टैक्स बढ़ाया गया है, नया टैक्स नहीं लगा, जैसे अभी डबल कैबिन की बात हो रही थी, ठीक है, वो कुछ ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं या तो सामान की आमद के लिए इस्तेमाल होती है या एलीट उसको स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो लेकिन अभी पूरा फाइनेंस बिल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी भी ये बात वाजे नहीं हो सकी है कि इन इकदामात की रोशनी में ये इतना बड़ा टारगेट अचीव कैसे करेंगे। टैक्स का टारगेट 4,900 कुछ अरब रुपए का, 4,963 अरब रुपए का जो है, सो ये अभी यानी कि वो नहीं हो रहा, ट्रांसलेट नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कि हो कैसे पाएगा कि एक तरफ आपने टैक्स रिलीफ दिया और दूसरी तरफ आपने टैक्स का टारगेट इतना ज्यादा। अभी ये भी नहीं पता कितनी टैक्स रिलीफ, यानी कि जो तकरीर भी हमने सुनी है उसको मोटा-मोटा कुछ लग रहा है। हां लग रहा है। ये कहते हैं जनाब के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 25% इजाफा होगा, ये रियलिस्टिक बात लगती है ज़ीशान साहब? देखिए ये सब डिपेंड करता है कि अगर आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट कर दी जाए तो इजाफा यकीनन हो सकता है। देखिए एक चीज़ इसमें जो अभी नज़र आई, जैसे मैन्युफैक्चरर को जो है वो 12 शेड्यूल से बाहर किया गया कि वो 3% वैल्यू एडिशन जो उनके ऊपर लग रहा था, तो अगर मैन्युफैक्चरर्स कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन उनके ऊपर ये एक अच्छा रिलीफ है। ये डिमांड थी और ये हो गया। इसी तरीके से जो एक और अच्छा मेजर नज़र आया कि वो एग्रीड असेसमेंट का एक ऑप्शन दे दिया है। ऐसे मैं डिटेल दूंगा, मैं जरा चाह रहा हूँ बाकी सबका भी ओपिनियन ले लूँ। तो आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के हवाले से भी जाना पहचाना नाम, मशहूर मारूफ ताजिर रहनुमा है, मतलब बिजनेसमैन है। और ओके अभी कनेक्ट कर रहे हैं हम एहसन इकबाल साहब हैं जी हमारे साथ मौजूद। जनाब एहसन इकबाल साहब, पहला कॉमेंट आपका इस बजट पे। देखिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पैकेज किया है अपनी नाकामी को, दूसरा साल है, हम ग्रोथ रेट के लिहाज से गिर रहे हैं। वो इकोनॉमी 5.8% थी, वहाँ से पिछले साल वो 1.9% पे, और अब इस साल वो -0.5% तो हुकूमत कह रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि -1.5
हमारी गुज़श्ता सा ये साल जो ख़त्म हुआ है उसमें ग्रोथ होगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हाँ। मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी कि एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी 2.4% से बढ़ रही है और हम नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं, और जो बजट का पहला सत्र है जी उसमें ये कहा गया है कि इस बजट के जो रकम है वो पिछले साल से 11% कम कर दिया गया। अच्छा, अब हमारे बजट का हुजम घटना, इसका मतलब यह है कि अवाम के ऊपर खर्च करने के लिए हुकूमत ने वसाइल कम कर दिए। अगर आपने वसाइल कम किए हैं तो उसका आपका खसारा कम हो जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत का खसारा भी आरिफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा होते जा रहा है। सबसे बड़ा ये एक डबल जेपडी है कि एक तरफ आप बजट। बाइस कर रही है। मैं जरा आरिफ हबीब साहब की तरफ जाता हूँ। मीनवाइल आप देख लीजिए, अगर एहसन साहब की अगर आवाज़ स्काइप पे कनेक्ट नहीं आ रही तो बेशक आप फोन पे ले लीजिए ताकि हम सही सुन पाएं। आरिफ हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। दो हवालों से आप कमेंट कीजिएगा। कैपिटल मार्केट्स के हवाले से, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स और उसके हवाले से कई बात हुई है। कैपिटल मार्केट्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आप इस बजट को कैसे देखते हैं, और एज अ बिजनेसमैन? आई थिंक ये बजट जो ये कहा गया था कि ये टैक्स फ्री बजट होगा, हाँ। और वो ये टैक्स फ्री नजर आ रहा है। और एज ए होल जो उन्होंने जो है एफबीआर टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है, वो भी ये इंडिकेट करता है कि अगर आपकी कोरोना वायरस की मजीद जो है वो हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ या लॉकडाउन नहीं हुआ, तो ये बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ा के जो है वो अपने टैक्सेस के टारगेट को जो है वो अचीव करेंगे। और उसमें ज़ाहिर कोशिश जो है वो ये इनकी ये होगी कि हम बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाएं। बट आई थिंक कैपिटल मार्केट से रिलेटेड तो आई बिलीव कोई भी किसी किस्म का मेंशन नहीं है बजट के अंदर। अलबत्ता जो कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में मजीद मराहत हैं, उसमें जो है ओवरऑल बिजनेस फ्रेंडली Cement- कहेंगे आप इस बजट को, आरिफ हबीब साहब? जी बिजनेस फ्रेंडली कहेंगे इस बजट को आप ओवरऑल? जी जी आई थिंक इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आती कि जिसको हम ये समझे कि अच्छा, ठीक है, पॉइंट टेकन। एहसन इकबाल साहब, आपको आ रही है मेरी आवाज़? अगर ऐसे एक बात, आपको हमारी आवाज़ आ रही है क्या? नहीं आ रही, चल रिकनेक्ट कर लेते हैं। ये भी अनीस के अनप्रेसिडेंटेड है। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि बजट का जो आउटले हजम है वो ही पिछले साल से कम है। ये तो ऐसा तो होता नहीं आमतौर ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हम गैर मामूली हालात में जिंदा हैं। जैसे और हमने इन- माइनस जीडीपी ग्रोथ भी हाँ, कभी नहीं देखी। हमने कभी माइनस जीडीपी ग्रोथ नहीं देखी। वो सब हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात हैं। लेकिन ये वाकई अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन हालात ये गैर मामूली हैं। तो मेरे ख्याल है एहसन इकबाल साहब अगर लाइन पर मौजूद हैं। एहसन साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लें प्लीज़। जी जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि ये इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में आ गई है और बदतरीन कॉन्ट्रैक्शन का हम शिकार हैं, जबकि मुसलसल 2 सालों से हमारी सिमत नीचे की तरफ जा रही है, जबकि हमारी आबादी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल डायलेमा है। और अभी आप देखिए कि इस बजट का जो ओवरऑल आउटले है वो खुद हुकूमत कह रही है कि उसने 11% पिछले साल के मुकाबले में कम है। हाँ। तो जो पाई है वो श्रिंक कर रही है और हमारी आबादी बढ़ रही है। ये कैसे चलेगा मामला? अच्छा, और जिस बात की आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब या इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे बहुत ज्यादा जोर दिया डेफिसिट्स का। मेरे नजदीक पाकिस्तानी इकोनॉमी का ना करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त मसला है, ना ट्रेड डेफिसिट इस वक्त मसला है। हमारा मसला है डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारा मसला है इस वक्त डेफिसिट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारा मसला है इस वक्त डेफिसिट ऑफ विजन। हमारा मसला है इस वक्त डेफिसिट ऑफ कैपेसिटी। आप मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क का हर बिजनेसमैन आज नैब का सामना कर रहा है, उधर आप कौन सी सरमायाकारी की तवक्को? ऐसा इकबाल साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने ये कहा कि इकॉनमी जो है वो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है एहसन साहब? सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपने कहा कि इकॉनमी कॉन्ट्रैक्शन में आ रही है, मगर ये कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। ये दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक जो है इस कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हैं और उसकी बड़ी वजह आपके सामने वो कोरोना वायरस है।
क्या आप ये नहीं समझते कि अगर ये कोरोना वायरस ना होता, ठीक है हम ग्रो नहीं कर रहे थे, कम से कम नेगेटिव जोन में तो ना होते? पहली बात यह है कि दुनिया में जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है वो तो सिर्फ कोरोना से अभी चंद माह से हुई है। हमने तो पिछले 2 सालों से नीचे की तरफ स्लाइड रखी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं बात और साहब, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, हमारी ग्रोथ में कमी है। ग्रोथ में कमी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। देखिए ना, मकसद ये है कि जब आप ग्रो नहीं कर रहे, आप कंपैरेटिवली दूसरी इकोनॉमीज के ग्रोथ आपकी कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन तो पहली दफा हुई है। दिस इज ए कंपैटिटिव इकोनॉमी एज, ठीक है ना। अगर दूसरे आपसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अब आप कम ग्रो कर रहे हैं तो ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल मार्केट में आपका हिस्सा श्रिंक कर रहा है। और दूसरी बात मेरे भाई, देखिए कोरोना तो 3 महीने में आया ना। आप मुझे बताइए कि जुलाई से मार्च तक के इंडिकेटर देख लीजिए। क्या पाकिस्तान की ऑटो फैक्ट्रियां कोरोना के बाद बंद हुई हैं? पहले बंद हो चुकी थी। क्या पाकिस्तान की ट्रैक्टर इंडस्ट्री कोरोना के बाद बंद हुई है? पहले बंद हो चुकी थी। क्या पाकिस्तान के इंजीनियरिंग सेक्टर से ले ऑफ कोरोना के बाद हुए हैं? वो तो पहले ही हो चुके थे। पॉइंट टेकन, ठीक है, प्लीज सर, ठीक है, ठीक है। साथ रहेगा ऐसे इकबाल साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के सेनेटर नुमान मजीद साहब, ये हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बजट स्पीच से पहले ही बात हुई थी, और ऑफ कोर्स रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम हफीज पाशा साहब। हफीज पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बजट स्पीच आपने सुनी, क्या हाईलाइट है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में सबसे अच्छी खबर और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या है आपके नजदीक? देखिए, अच्छी खबर तो यह है कि अल्लाह के फजल से हुकूमत कह रही है कि हमने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं। सही है। मगर उसको देखने के लिए फाइनेंस बिल कॉपी हमारे सामने होगी तो मैं सही। उस पर राय अपनी पूरी दे सकूंगा। अलबत्ता कहा है कि रिलीफ बजट है और टैक्स फ्री बजट है। अब सवाल 2 हैं जी। एक तो ये है कि आप हमें ये बताइए कि जो आपने रेवेन्यू टारगेट एफबीआर का मुकर्रर किया है, तकरीबन आप चाह रहे हैं कि 1000 अरब से ज्यादा रेवेन्यू में इजाफा हो। जी हाँ, जी हाँ। तो ये किस तरह हासिल होगा जब आप टैक्स फ्री बजट लाए हैं? तो ज्यादा से ज्यादा आपके रेवेन्यू में हाँ। खींच खांच के 300 अरब का इजाफा होगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हाँ, में। सही सही। तो ये 700 अरब एडिशनल कहां से आएगा? तो ये गैप ऑलरेडी आगाज में ही पैदा हो चुका है बजट में। हाँ, तो यही बजट सवाल के इस टेबल नंबर्स से हैं वो सारे सस्पेक्ट हो गए हाँ, हैं। हाँ। दूसरी तरफ आप अवाम को ये बताएं कि जो रिलीफ आपने दिया है उसका डायरेक्टली अवाम पे, अब देखें आपने एक एग्जांपल दिया है, फर्ज कीजिए सीमेंट पे आपने 25 पैसे कम किया है, सही है। मगर आप ये बताइए कि रिलीफ पैकेज में जो जो आपने मराद दिए हैं उनकी वैल्यू क्या है? क्या 100 अरब है, 200 अरब है, कितनी है? ये तो बताएं ना, बॉटम लाइन बताएं। जिस तरह आपने तेल की कीमत के कम करने के जो बजट से पहले किया 70 अरब आपने कहा किया है, मगर वो भी अनफॉर्चुनेटली अब कुछ कम हो जाएगा इसलिए कि कीमतें बढ़ रही हैं और आपने पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं करना है। और सर, ये जीडीपी ग्रोथ 2.1% हो पाएगी या आपसे पहले? रियलिस्टिक नहीं है। 2.1% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट क्या लगता है? ये तकरीबन गैर मुमकिन सा है, इसलिए कि हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। आपने खुद ये कहा अपने आगाज में स्पीच में कि कोरोना का बहुत बुरा असर पड़ा है। आप ये देखिए पिछले तो आपके ख्याल में हम तीर मार के कितनी जीडीपी बना लेंगे इस साल, इस माली साल में अगले? मेरा ख्याल ये है कि ज्यादा से ज्यादा अगर शरे नमू 0 पे रहे तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह को। अलबत्ता मेरा ख्याल ये है कि ये -1 या -1.5%। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स हम नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट पे जा सकते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल, ये देखिए पाया साहब, एक ज़िमनी सवाल इस हवाले से ये है कि आपकी जो प्रोजेक्शन है ये जो -2 पे आएगी, क्या इसमें आपने ये मद्देनजर रखा हुआ है कि ये 1 या 2 क्वार्टर मजीद जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासिर होंगे, और अगर ये कोरोना का अजाब जरा पहले खत्म हो जाता है तो क्या कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए, ये जो एजम्पशन है ग्रोथ रेट का इस वक्त जो उन्होंने लिया है शरह नमू का, वो इसी पे बेस्ड है कि कोरोना तकरीबन साल के आगाज से ही खत्म हो चुका होगा। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा है कि पीक एंड ऑफ अगस्त तक होगा, तो पहला क्वार्टर तो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगा। सही, और साथ साथ आप ये सोचें कि एक दफा खत्म भी हो जाए तो उसके असरात बहुत अरसे तक रहते हैं। सही।
तो बहुत- ये तकरीबन गैर मुमकिन सी बात है कि आप तो आपका शरह नमू प्लस 2% हो। खतरा ये कि ये 0 या -1 या 2 हो सकता है। बल्कि एक आखिरी बात और बता दीजिए सर, क्योंकि आम आदमी से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन कहते हैं जनाब हम 9.1% से 6.5 पर ले आएंगे, इसका क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। अच्छा, एक तो ये कि इस साल पैसे बहुत, गवर्नमेंट कह रही है हमने बोरो नहीं किया है स्टेट बैंक से, मगर आपकी मनी सप्लाई में 14% इजाफा है। पैसा करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में शायद कुछ इजाफा एग्रीमेंट किया गया है। तीसरी बात यह है कि आपने तेल की कीमत में देखा इंटरनेशनली 25 से $40 पे जा चुका है। और आखिरी जो फैक्टर जो मैं समझता हूँ काफी अहम है वो ये है कि आपकी करेंसी फिर से गिरना शुरू हो गई है। आपके रिजर्व में $2 अरब की कमी 2 हफ्तों में आई है, ये रिकॉर्ड कमी है। सही और करेंसी 3% गिर चुकी है पिछले 2 हफ्तों में। और इन अगर फैक्टर्स currency की और वजह से आपको गिरेगी लगता है तो कि imported- इन्फ्लेशन का टारगेट भी मिस होगा और 6.5 से ऊपर होगा। बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब, जो कि एक बड़ी खौफनाक, और ये ना भूलिए कि हफीज पाशा साहब पहले आदमी थे जिन्होंने पिछले माली साल की जीडीपी के हवाले से अपनी असेसमेंट दी थी कि 3.3 नहीं होगा, 1.9 होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। ये कह रहे हैं इस माली साल में, जिसके बारे में अभी कहा है कि 2.1% जब टारगेट रख रहे हैं, 0 हो जाए तो गनीमत है। तो हम इस अंदाज से ग्रो करेंगे कि -0.4 से या -1 या -2 से 0 पे चले जाएंगे, ये ग्रोथ हो जाएगी। नुमान वजीर साहब हुकूमती सेनेटर हैं सर, ये अगर जाए तो ये सवाल कि सब ये इस टेबल से भी ये सवाल उठ रहा है, और रफीक पाशा साहब ने भी कहा, एक तरफ आपने टैक्स पे रिलीफ दिया आम आदमी को, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपने इसी डॉक्यूमेंट में बजट का टारगेट 1000 अरब प्लस रख दिया है। जब आप टैक्स नहीं ले रहे लोगों से, इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे, तो 1000 अरब रुपया कलेक्ट कैसे करेंगे? इसलिए 4963 अरब का टारगेट गैर हकीकी लग रहा है सबको। थैंक यू वसीम साहब, आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक सेनेटर सिर्फ नहीं हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ और एकेडमिया वाला भी नहीं हूँ। मैं आपको एक्चुअल मार्केट के फीडबैक बताता हूँ। एक तो पहली बात, जिस पर आपने अंडरलाइन जो मैं बातें करूँ उसको देखना है, दिस इज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। हमारा जो ये हमारा प्लान है, ये किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी आप इनपुट जो आई देखिए, जैसे मसलन बात की मैं 7-8 चीज़ों की बात हूँ, सादे लफ्जों में बताता हूँ कि बजट स्पीच में लोगों को समझ नहीं आया होगा। इंपोर्ट पर मशीनरी पर 5.5% विद होल्डिंग लगता था, जो रिफंड के अंदर फंस कर रह जाता था, कारोबारी लोगों को मिलता ही नहीं था, बड़े साल 2 साल बाद मिलता था, लिक्विडिटी कम हो जाती थी, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। इसको गिराकर 5.5 से 1% किया, कारखानेदार बिजनेसमैन को फायदा हो जाएगा। नंबर 2 चीज ये कि कैपिटल गेन टैक्स जो 8 साल के बाद लगता था, सिर्फ आता था उसमें, वो 8 साल से कम कर 4 साल हो गया। मतलब क्या है इसका? मतलब कि अगर आपने अपार्टमेंट, प्लाजा, घर, कुछ चीजें बनाई है, उसको आप बेचना चाहते हैं, 4 साल में बेचना चाहते हैं, 4 साल के बाद बेचना चाहते हैं, तो उस पर आप पर कुछ टैक्स रिजीम नहीं अप्लाई, टैक्स नहीं लगेगा। पहले 8 साल था, अब करा दिए 4 साल, यानी प्रॉपर्टी का कारोबार बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के। अच्छा। दूसरा बात ये की कि पहले हमारा जो था इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में 31 दिसंबर 2020 तक था, इसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 31 जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया। और इसमें क्या होगा? इसमें अगर बड़े बड़े प्लाजा बनाने वाले लोग हैं, बिल्डर्स हैं, वो प्लाजा वगैरह बनाएंगे, उसके बाद आप या मैं जाकर उनसे जो खरीदेंगे, यानी फर्स्ट बायर भी जो खरीदेगा, उससे भी पूछा नहीं जाएगा। 111 सेक्शन है इनकम टैक्स का, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसा किधर से आ गया। होएगा क्या इससे? प्लाजे बनेंगे, अपार्टमेंट्स बनेंगे, घर बनेंगे, चीजें बनेंगी, और जो खरीदार होगा उससे ये पूछा जाएगा किधर पैसा नहीं गया। FATF की वजह से उन्हें हमारे से एग्री किया, और उन्हें इसकी वजह से हमने ये चीज भी लगा दी जिसको आगे हमने कर दिया। तीसरी चीज मैं आगे बताऊं, अभी चौथी चीज, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था बिजनेसमैन वगैरह को। ये एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, उस पर आपने विदहोल्डिंग टैक्स काटना होता था। अब उस पर ये हो गया कि वो 3-3 महीने तक मिलता ही नहीं था। अब ये लाजिम होगा कि 15 दिनों में देना है, नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेंट्रलाइज रिफंड जो हमने 200 बिलियन का रिफंड दिया, रिकॉर्ड ये नहीं चलेगा, हमारे साहब ने भी बताया। अब आपका सेंट्रलाइज रिफंड 1000 बन जाएगा, जहां सेंट्रलाइज रिफंड लोगों को मिलेगा। ये आपने 5 निकाल बताया, आप कह रहे हैं मईशत का पहिया ऐसे चलेगा। आखिरी फिर जिशान साहब आई थिंक सीम्स टू डिसएग्री ऑन अ फ्यू पॉइंट्स। जी आखिरी बात। तो
आगे जो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होती थी ADRC के नाम से, बिजनेसमैन लोग जानते होंगे, वो बहुत अच्छा अदारा एक था कि जहाँ जो टैक्सेस में जो केसेस फंसे होते हैं इधर कोर्ट्स के अंदर, वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जिसपे चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेसमैन बैठेंगे वो फैसला कर देंगे। वो एक और बहुत अच्छा चीज आ गई। नेशनल ID कार्ड 50,000 से ज्यादा वाले लोगों से कहा था कि वो लाख हो गया, लाख रुपए तक आप खरीदें, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको किधर से आया। जो ड्यूटीज लगाई, जो आप बार बार इधर उधर कह रहे हैं, किस पर लगाई? अगर 50% से आप 65% से आपने 100% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की इंपोर्टेड सिगरेट पर, वो चीजें जिस पर एक्साइज लगती है जो माशरे के लिए कोई खास फायदेमंद चीजें नहीं है, ये चीजें देखते हैं। फिर आप पॉइंट ऑफ सेल जो जहाँ दुकान बड़े बड़े आप डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं उधर 14% सेल टैक्स था, उसको गिराकर 12% कर दिया। होटलों का इनकम टैक्स 1.5 से 0.5 कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है ना, ये इकोनॉमी को ग्रोथ में आ जाएंगी, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है, पॉइंट पॉलिसी इज ग्रोथ बेस्ड। जिशान साहब इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए ये जो सारे पॉइंट्स जो आपने फरमाए हैं ये बहुत अच्छे हैं, इससे लेकिन टैक्स रेवेन्यू तो कम होगा आपका। टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे? 5.5% विदहोल्डिंग टैक्स से जब आप 1% विदहोल्डिंग टैक्स पे जाएंगे तो वो जो 4% है गवर्नमेंट को कम कलेक्ट होगा। टर्नओवर टैक्स जो 1.5% से आधे % पे गए हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कम कलेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ सेल से जो है आप 14% से 12 पे गए हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कम कलेक्ट होगा। कैपिटल गेन्स जो आप 8 साल से 4 साल पे गए हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कम कलेक्ट होगा। यकीनन इसका फ्लिप साइड ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो करंट सिनेरियो में जनरेट होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो बातें एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन के लिए, यकीनन ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो तकरीर तक समझ में आ रही है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या इससे वो रेवेन्यू जो आपने 1,000 अरब ज़्यादा टारगेट सेट किया है, क्या वो कलेक्ट करने में कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी? और ये जहन में रखें कि 15 से 20 लाख लोगों का टैक्स बेस है हमारा। अनीस, और एक और इसमें कमेंट सेनेटर साहब ये भी है कि ये सारी चीज़ें जो जिशान साहब ने कही हैं, जो आप फरमा रहे हैं, इनका असर हमेशा लैग में आता है। यानी कि अगर आज ये इम्प्लीमेंट आज हो जाती हैं तो इनका असर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आना शुरू होगा। जो आपका इमीडिएट इशू है, जो वॉर फुटिंग के ऊपर है, वो अपनी इकॉनमी को इस कोरोना वायरस के तनाजुर में चलाना है। और जैसा कि एहसन इकबाल साहब भी बात कर रहे थे, पाशा साहब भी बात कर रहे थे, लग यही रहा है कि आपकी GDP ग्रोथ जो है वो माइनस होने जा रही है एक ऐसे मुल्क में जहां पर आबादी 2.5% तक बढ़ जाती है। देखिए, मैं अगर आपकी वसीम साहब इजाजत हो मैं रिस्पॉन्ड कर लूं। जी बताइए क्विकली। हाँ, देखिए जी, बात इस तरह है कि योर गेस इज एज गुड एज माइन। मैं एज अ बिजनेसमैन बैक ऑफ माय माइंड कैलकुलेशन, बैक ऑफ एनुअल कैलकुलेशन कर और ये बाय द वे बजट भी बनता है, ये भी इतना प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है जब से बनता है। वो मैंने पहले जैसे कहा था, आपने बताया बजट पहले एक कोई सही मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर से मशवरा करके चीज नहीं आई। तो मैं ये एस्टिमेट लगाता हूँ, आप कहते हैं साल बाद आता है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। आई थिंक इट वुड बी 3 months के बाद ये आपको नजर आना। प्रॉपर्टी में तो आपको 1 महीने में नजर आना शुरू हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस जो बंद पड़ी थी पिछले 6 महीनों से, आप देखना ये ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी सारी। यानी आपको ये लगता है कि जो असर आना शुरू होगा ये इट विल बी गुड इनफ, ये इतना ज्यादा होगा कि हम टैक्स टारगेट को मीट कर लें या कम से कम उसके आसपास जरूर पहुंच जाए? आपको ये लगता है नेट असर? मेरा ख्याल आप सही कह रहे हैं, आसपास पहुंचेंगे। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। मैं इसको कहूंगा हम आसपास में भी। अभी आसपास इतना रिलेटिव टर्म है कि आपका आसपास को हो सकता है हमाद अजहर साहब के ख्याल में ये वाला भी आसपास ही और 5,500 के अड़ते हुए आसपास ही। अब ये बड़ा रिलेटिव टर्म हो गया ना। हमारे साथ मौजूद है तो उनसे आरिफ हकीम साहब है जी हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब बताइएगा। मैं अच्छा नहीं अभी आरिफ साहब नहीं जी, क्योंकि उनका बड़ा एक्सपोजर है इसमें प्रॉपर्टी के अंदर भी। पूछा जा सकता था कि अगर मिले तो ले लीजिएगा आरिफ साहब, क्योंकि बात ये है ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में काम होगा, इसकी भी 2 साइड्स हैं। एक तो ये कि आपकी लोकल चलें थोड़ी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा जो है आपका प्रॉपर्टी में पार्क होता है प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन के अंदर। तो वो अदरवाइज पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लग सकता है। देखिए, प्रॉपर्टी की एक हद तक प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इकॉनमी को सपोर्ट करती है,
मगर अगर वो पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लग रहा जो कि आपकी इकोनॉमी को आज की टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्ल्ड में आगे लेके जा सकती है, तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, दोनों साइड्स होती हैं कि एटलीस्ट आपकी फौरी तौर पे कुछ ट्रांजैक्शंस हो तो इंटरनल कंजम्पशन शुरू हो जाता है। ये जो पॉइंट है, अच्छा चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्विकली उनका एक कमेंट ले लूं फिर आप बताइएगा और फिर इस पे भी रोशनी डालिएगा कि ये जो पॉइंट है, जो हमें याद है कि गवर्नमेंट जब आई थी तो ये कि जनाब एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, अनचेक नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं किसी को, ये वो। आज जब हमारे साहब बता रहे थे कि जनाब आप कंस्ट्रक्शन में एक्स डेट तक ये वो करेंगे तो आपसे आमदनी का जरिया नहीं पूछा जाएगा, इससे कितना पैसा मईशत में लाने में मदद मिलेगी, ये भी ज़रा सवाल पूछूंगा मैं। इसी मकसद के लिए एमनेस्टी और बहुत सारी चीज़ें और भी लाई गई। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या आपका क्विक कमेंट है, ओवरऑल बजट स्पीच आपने सुनी इसमें? देखिए, पहली बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में या अपनी सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि किसी मुलाजिम, किसी पेंशनर में कोई इजाफा नहीं किया गया। ये मैंने इससे पहले कभी नहीं, खा टोकन हो 5% हो 10% हो, ज़रूर किया जाता है। और इन हालात में जहाँ पे वो वल्नरेबल तबका है जिसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके लिए कोई नहीं, कम अज़ कम तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसी तरह से जो अमीर हैं उन पे टैक्स नहीं लगाया गया। दुनिया में कोरोना में सिर्फ मईशतें एक तरफ तबाह हुई हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे अमीर हैं जो और अमीर हो जाते हैं इसमें। और वेल्थ टैक्स फिर एक दफ़ा हम तवक्को कर रहे थे कि अमीरों पे टैक्स लगेगा, वो भी नहीं लगा। और इसी तरह से बाकी सहूलियात अभी तो जिस तरह से अनफोल्ड होगी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, फिर देखते हैं। लेकिन मुझे जो समझा जा रहा था, अगर कोरोना के लिए देखें तो सिर्फ आपका सिर्फ 75 अरब रुपया गालिबन उन्होंने रखा है। टिड्डी दल के लिए 10 अरब, अगर ये 10 अरब टिड्डी दल के लिए 10 अरब पहले बात कर रहे थे शेख साहब अभी, तो अगर ये रिस्पॉन्स आप हर चीज़ पे पहले दे दें। अगर पिछले साल जब जरदारी साहब ने बजट स्पीच में उठकर कहा था कि ये टिड्डी दल का हमला जो है ये बहुत खौफनाक है और इस पे अभी से इकदाम करने की ज़रूरत है, अगर उस वक्त कर दिए जाते तो आज जो सैकड़ों अरबों की फसलें वो खा गया, तबाह बर्बाद हो गया है। हमारा जो सबसे मजबूत इस मुल्क का जो शोबा है वो ज़राअत है, और उसमें भी मुझे नहीं कोई ख़ास लगा कि कोई एग्रीकल्चर ट्यूबवेल के लिए कुछ हो, खाद पे अभी कोई खास नहीं है किसी के लिए भी। एक मुश्किल बजट जरूर था, लेकिन मुश्किल बजट में भी आप एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे, आपके ख्याल से इस तरह के हालात में इकोनॉमी का सबसे अच्छा स्टिमुलस क्या हो सकता था, कौन सा शोबा हो सकता था? क्या मतलब? मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं कि आपकी राय में इस तरह के जो हालात हमारी इकोनॉमी के हैं, कौन से शोबे पे फोकस किया जाता कि आपको अपनी इकोनॉमिक रिकवरी में ज्यादा मदद मिलती? मतलब अमीर आदमी को तो टैक्स लगा सकते थे ना, क्योंकि मैं सारी जो मईशत है या इंसानी जिंदगी को मैं सिर्फ नफा और नुकसान की बुनियाद पर नहीं देखता, बाकी लोग देखते होंगे, मैं इंसानी जिंदगी को उससे बढ़कर कहीं देखता हूँ। सो आपने मुश्किल हालात में भी, हमारे लिए भी बड़े बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी आम लोगों के लिए फैसले आपको करने होते हैं। यही आपका सबसे अहम और स्ट्रेंथ होती है, आपने किससे लेना है और किसको देना है, ये मुश्किल हालात में भी आपने फैसले करने होते हैं। चलिए पॉइंट आ गया। मैं अशफाक तोला साहब भी मेरे साथ हैं, पॉइंट है कि जो सब साथ रहेगा प्लीज। अशफाक तोला साहब भी ऑफ कोर्स टैक्स पर एक एक्सपर्टीज है, हमें एक ओपिनियन आया है टैक्स कलेक्शन के हवाले से जिशान साहब का। मैं जानना चाहता हूँ कि अशफाक साहब इससे कितना एग्री करते हैं या नहीं करते। आपकी भी क्या ये ओपिनियन है अशफाक साहब, या मुख्तलिफ ओपिनियन है कि एक तरफ टैक्स रिलीफ अनाउंस किए गए और दूसरी तरफ इसी डॉक्यूमेंट में टैक्स का टारगेट इतना ऊपर सेट कर दिया गया है कि ये दोनों काम एक वक्त में साथ हो नहीं सकते, मुमकिन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टैक्स रिलीफ्स है ना, जो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। अच्छा, और कोई इतना बड़ा कोई टैक्स रिलीफ नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, अभी फाइनेंस बिल की कॉपी नहीं आई है, हाइलाइट्स आई है, तो हाइलाइट्स हम देख रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें, इसमें सख्तियाँ भी काफ़ी करती हैं। निशान ने भी गो थ्रू कर लिया होगा कि अब अपील आप ट्रिब्यूनल में उस वक्त जाएंगे जब 10% जमा कराएंगे, तो आपने रास्ते रोके भी हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट में आपने ये अच्छा काम किया कि जी के चलिए आप नहीं करेंगे, अगर आप अगर फर्ज करें मैं नहीं करता, अपना अपील नहीं करता हूँ, ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन दी, उस पे की हमने बात, सही है रिलैक्सेशन दे दिए। मगर अब मैं सवाल यही नहीं है, सवाल ये है जैसे एहसन इकबाल भी कह रहे थे और नुमान साहब भी, सेनेटर नुमान साहब भी कह रहे थे कि जो माफियाज हैं उनको कैसे ग्रिपल किया जाए,
टैक्स रेवेन्यूज में कैसे इजाफा किया जाए। तो जो बजट का हुजूम है, जो एहसन साहब कह रहे थे, मेरा ख्याल है माजरत के साथ, ये पिछले साल के ओरिजिनल बजट से बात कर रहे हैं कि रिवीजन से नहीं कर रहे। जो रिवाइज बजट है उससे कहीं मेरा ख्याल है ज्यादा ये बजट है, और जो रेवेन्यू के टारगेट्स वगैरह रखे गए मेरी अशफाक साहब, जो एहसान इकबाल साहब बात कर रहे हैं वो हुकूमत की अपनी स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं। जो बजट में आया है वो यही है कि 11% लोअर। सामने ही है जी, उनकी अपनी जी स्टेटमेंट। जी वो सामने ही है, मेरे सामने ही है वो ये डॉक्यूमेंट जो इनका आया है, और वो ये कह रहे थे कि जी 7.9 ट्रिलियन का बजट था लास्ट ईयर, और एक्चुअली रिवीजन हुआ 6.4 पे, और इस मरतबा ये 7.7 ट्रिलियन। लेकिन तो ये भी तो सब्जेक्ट टू रिवीजन है ना, ये भी रिवीजन के बाद पता नहीं कहाँ आता है। तो ये भी तो देखिए वो बात की बात है, वो ठीक है जब जीडीपी के कंपैरिजन तो रिवाइज कर वो 3.3 से जब 1.9 पे जा सकते हैं तो बिल्कुल बात सही है, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वसीम, आपकी बिल्कुल एनालिसिस ठीक है। हां, कि रिवाइज का कंपैरिजन रिवाइज से करेंगे हम, ठीक। बट ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया। हमें ज़रा पाकिस्तान मुस्लिम नून का भी ओपिनियन लेना है। मुसद्दिक मलिक साहब उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमदनी का जरिया नहीं पूछा जाएगा, इस रिलीफ के जरिए कितना पैसा आ जाएगा, खातिर खा आएगा या नहीं? क्वेश्चन ये है कि ये सब डिपेंडेंट है उस वक्त के जब ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर परफॉर्म करना शुरू करेगा। अगर कंस्ट्रक्शन होगी ही नहीं तो कोई ख़रीदार कैसे होगा, और ख़रीदार नहीं होगा तो उससे आमदनी का ज़रिया, ये एक बड़ा रिलेटिव और सब्जेक्टिव टर्म है। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लोग एक ऐसा माहौल फोर्सी कर रहे हैं कि जिसमें लोगों के पास, बेचारों के पास जब अपने खर्चे पूरे करने के लिए चीज़ें नहीं होंगी तो वो प्रॉपर्टीज बेचने पर आ जाएंगे। अभी तो वो वाला बिल्कुल यकीनन। देखिए हम ये कह रहे थे, हम हमेशा कारोबार जो है बड़े बुरे तरीके से मुतासर है। देखिए बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि सोर्सेज नहीं पूछेंगे, 2 एमनेस्टीज आ चुकी हैं 2 साल में, जिन्होंने वाइट करने थे उन्होंने वाइट कर लिए होंगे, और अगर अब भी उसके बाद भी अगर लोगों के पास जो अनटैक्स्ड पैसा है तो इसको फिर से एक देना, बहरहाल मेरा अपना व्यू है कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब है, लॉ आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, लेकिन ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। मैं नहीं समझता कि एमनेस्टी स्कीम है, ये एक स्टिमुलस पैकेज है जिसमें नीयत तो बहरहाल यही है कि कुछ पैसा आए बाजार में, कोई इकोनॉमिक सरगर्मी हो, कुछ कंजम्पशन हो, कुछ लोग कुछ खरीदारी करें। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया है ना, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेक्टर परफॉर्म कर सकेगा, क्या हमारा इस तरीके से जो हमने इसको जहन में रखते हुए जब ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे, तो क्या इसके तहत जो है वो अब काम होना शुरू हो गया? क्योंकि ऑर्डिनेंस को आए हुए भी तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया, या 2 महीने से ऊपर हो गया। नुमान साहब, अनीस, आप बताइएगा, जो चौधरी मंजूर साहब जो बात कह रहे हैं कि आपने अमीर को टैक्स नहीं किया, लेकिन क्या फिर इसकी फ्लिप साइड ही नहीं है कि इस वक्त तो अमीर आदमी भी चीख रहा है, इन द सेंस कि अगर आप उसको टैक्स करते तो वो कहता भाई मेरा वैसे ही कोरोना लॉकडाउन की वजह से इतना अरसे कारोबार बंद रहा है, मैं अपने मुलाजिम को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं निकाल पा रहा, मुझे ले ऑफ्स करने हैं वो मैं नहीं कर रहा, फिर आपने मुझे इजाफी टैक्सेशन कर दिया, तो फिर अब तो मैं तो ले ऑफ्स करूंगा, फिर मैं क्या करूं? फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका इफेक्ट आता है। चौधरी साहब की बात इस लिहाज से दुरुस्त है कि अगर आप टोटल एक सिनेरियो देखें दुनिया का, तो कैपिटल मार्केट्स में अगर आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, सही टाइम पे थी, आपने कुछ पैसे बना लिए, बहुत सारी आईटी रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं जिन्होंने पैसे बना लिए। इंटरनेशनली तो ये बात दुरुस्त है, मगर पाकिस्तान में ये बात किस हद तक दुरुस्त है, अभी हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जो इस बात की तस्दीक कर सके या उसको मुस्तरद कर सके। लेकिन चौधरी साहब की बात उसूली तौर पर यूँ ठीक है कि अगर लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट की है इसमें, तो उनको बिल्कुल टैक्स किया जाना चाहिए। सही है। अब ये मुसद्दिक मलिक साहब भी आ गए। मुसद्दिक भाई, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, कनेक्ट कर रहे हैं भाई जी। नुमान साहब, आप बता दें जनाब, आप लोग ही तनकीद किया करते थे पिछले बजट्स पे कि जनाब ये खुद बिजनेसमैन हैं, ये खुद अमीर लोग हैं, अवाम में से तो है नहीं, तो हमेशा उमरा कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं। आज ये तनकीद आप पर कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब। पहले तो मैं 2-3 बातें करता हूँ। एक तो बात है कि पाकिस्तान में आप कहते हैं हायर ब्रैकेट लगाए, कॉर्पोरेट टैक्स पाकिस्तान में हाईएस्ट है इस रीजन का, तो उसके ऊपर और टैक्स लगाना मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है। अलबत्ता करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं कि हम अपना टैक्स बेस को स्प्रेड कर रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं। वो हमारा टारगेट है जो बजट में नहीं आएगा, वो बाकी एग्जीक्यूटिव मेजर्स हम देंगे, एपीआर देगा, गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगी। 2 सालों में टैक्स बेस पे बड़े अच्छे नंबर से वाइडन हुआ है वैसे, या टैक्स रेट पे गुजारा किया हमने? 100% वो है। 9 लाख से 18 लाख से भी ऊपर चला गया, टैक्स बेस चला गया। एक तो चलो एम कोशिश कर रहे हैं, देखो दूसरा जो चीज आप करना चाहते हैं, ये जो पहली बात मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो ऑर्डिनेंस है इसके अंदर इसको एक्सटेंड भी किया हमने कि अगले साल जुलाई तक
उसमें ये है कि जो पहला प्लाजा बनाएगा उसके अंदर जो प्लाजा में इन्वेस्टर आएगा वो प्लाजा में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके कुछ अपार्टमेंट्स खरीदेगा। उसके बाद वसीम साहब जब जाकर खरीदेंगे तो वसीम साहब से पूछा नहीं जाएगा ये पैसा किधर से आया। सो यू आर द एक्चुअल इससे। तो मैं आप सारी आवाम को क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज द एडवांटेज। तो ये एक चीज आनी इस तरह होना है। तीसरी बात मैं आपको जो बात करना चाहता हूँ, जो बातें हो रही थी उसके अंदर, मैं आज जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने बात की कि ये रेलवे के अंदर 76,000 स्टाफ है, 76,000 से कम करके 10,000 होना चाहिए। आई टोटली एग्री, इनकॉम्पिटेंट। तो सरकार में जो हमारा 500 मिलियन हम दे रहे होते हैं, तनख्वाहें दे रहे होते हैं, ये जो मिनिस्ट्री 60 मिनिस्ट्री डिविजन है, इसके अंदर लोगों को कम करना है, सेविंग इधर से भी कर सो बजट में सिर्फ नहीं बाकी और बड़े मेजर। अब फिर तो सियासी फटा पड़ेगा, वो आप ले ऑफ्स करेंगे, ये चौधरी मंजूर साहब की पार्टी और मुस्तफा मलिक साहब की पार्टी फ्लैग कार्ड लेके आ जाएगी, गरीब को मार दिया। एक मिनट सर, वसीम एक मिनट। मुस्तफा भाई एक मिनट दे दें चौधरी साहब को, फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी जी नहीं, मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, मेरा बड़ा रिस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मैं खुद मैं लॉ किया हुआ है, मैंने लॉ पढ़ा है और कॉन्शियसली पढ़ा है, ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार साहब की एक खास बैकग्राउंड है। उन्होंने हमेशा ये जो जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं उनके केसेस किए हैं सारी लाइफ, वो तो मजदूरों के खिलाफ पेश होते रहे। आप कट करते चले जाएंगे, अल्टीमेटली आप अपनी मार्केट को खा रहे हैं। सो जब बेरोजगारी पहले इतनी हो, उसमें और बढ़ाते चले जाएंगे तो कैसे आप इलाज नहीं कर रहे, आपको उधर जाने नहीं दे रहे। इसमें मजीद बड़ी बहस हो सकती है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। फिर मुस्तफा साहब, क्योंकि मेरा एक आर्गुमेंट ये भी है ना कि एक काम को करना अगर 10 लोगों ने और अगर आपने उसके बदले 20 रखे हुए हैं तो फिर वो नहीं इजाफी 10 काम खराब ही कर रहे हैं। नहीं, आप अगर जहाज कम करते चले जाएंगे तो पर जहाज जो है वो लेबर बढ़ती चली जाएगी। अगर आप जहाज बढ़ाते चले जाएंगे तो वो भी इसी तरह ट्रेन का इशू है। आप फ्रेट ट्रेन के बगैर आप जो मर्जी कर ले, 10,000 5,000 ले, फ्रेट ट्रेन के बगैर मुनाफा नहीं आएगा। लेकिन पिछले अदवार में हमने देखा ना कि स्टील मिल तो फायदे से नुकसान में चली गई, मुलाजमीन इजाफी बढ़ गए, तो उल्टा काम हो गया ना। या तो दोनों काम साथ और होते, पाए भी बढ़ रहा होता, मुलाजिम भी बढ़ जाते, तो बड़ा अच्छा होता। दोनों उलट गए। $7 अरब से जीरो पे चला गया था। ठीक, मुस्तफा मलिक साहब, योर कमेंट ऑन दिस, ऑन द बजट स्पीच स्पेसिफिकली। देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि मुझे जो अभी तक चीज़ें समझ आई हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि गरीब आदमी के नुक्ता नज़र से 2 या 3 चीज़ें अहम होती हैं। गरीब आदमी के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि उसको नौकरी मिले। उसका तयन जो है वो GDP की ग्रोथ से होता है, यानी हमारी जो तरक्की की शरह है उससे लोगों को नौकरी मिलती है। हमारी तरक्की की शरह 6% थी आज से तकरीबन 2 साल पहले। अब वो तरक्की की शरह जो है गिर के मनफी में चली गई है, मनफी 0.4 के ऊपर आ गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, और ये जो नया बजट आया है इसमें क्या गुंजाइश पैदा की है कि लोगों को नौकरियां मिलें। दूसरी, अभी और आप जो बात कर रहे थे, ये तो नौकरियां काटने की बातें कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है गरीब आदमी के नुक्ता नज़र से कि जो महंगाई की शरह है वो कम होनी चाहिए। जब हम गए थे तो महंगाई की शरह 4% थी, आज से कुछ महीने पहले तक 14% से ज़्यादा थी। अब जो है हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 10%, 10.9 या इतनी कोई तरक्की है महंगाई की शरह। आप मुझे बताइए, अगर मुल्क में महंगाई भी होगी 9 कुछ, वो कहते हैं अगले माली साल इसको ले आएंगे 6.5 पे। वैसे मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी मौजूदगी की बात है ना, मलिक साहब मेरी आवाज आ रही है, मेरी बात को मुकम्मल, अगर इजाजत दीजिए बात मुकम्मल कर लूं, अगर आप दें इजाजत। जी, फिर अनीस से सवाल कर लेंगे। जी, तो बात यह है कि अगर आप मुल्क के अंदर कोई ऐसा मौसर प्रोग्राम नहीं दे रहे जिससे लोगों को नौकरियां मिले, कम से कम हमारी नज़र में नहीं आ रहा, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जिससे महंगाई की कमर टूटे, तो आप मुझे ये बताइए कि इस बजट का गरीब आदमी क्या करेगा? क्या गरीब आदमी इसको चाटेगा? आप अगर मुल्क की तरक्की के अंदर इन्वेस्टमेंट्स देख लें तो हम जब गए थे तो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का तरक्याती मंसूबा का बजट था। पिछले साल 600 कुछ अरब का था, इस साल भी तकरीबन उतना ही है या उससे थोड़ा घट गया है या थोड़ा बढ़ गया है, तकरीबन उतना ही। मगर जो बात आपको नहीं पता वो ये है कि पिछले साल जो सूबों को पैसे दिए गए हैं, जो असल में दिए गए हैं पैसे, तो सिर्फ 40% तरक्याती फ़ंड की मद के अंदर खर्च हुआ है। तो अगर मुल्क के अंदर तरक्की भी नहीं हो रही, क्योंकि पहले तो आपने पैसे 30-40% कम कर दिए, फिर 30-40% जो कम किए उसके 60% काट दिए, लोगों को पहुँचे नहीं पैसे, वो खर्च नहीं कर पाए। तो ये जो बात मुझे नहीं समझ आ रही कि एक ऐसा बजट या एक ऐसा मुल्क में जहां आपसे टैक्स भी इकट्ठा ना हो सके, जहां पे आप तरक्याती मंसूबे भी आगे ना बढ़ा सकें,
जहाँ पे आपके पास कोई तरक्की की शरह को बढ़ाने का तरीका कार भी ना हो जिससे लोगों को नौकरियां मिलें, जहाँ पे आप महंगाई की कमर भी ना तोड़ सकें, तो फिर उस बजट के मुतल्लिक हम क्या तबसरा करें? अब इस पूरे बजट में मुझे कोई भी डिमांड बढ़ाने का तरीका कार नहीं समझ आया। मैं पूरा बजट की वो तकरीर सुनता रहा हूँ। अब मैं वो मुसव्वदा अपने साथ ले आया हूँ, आज और कल मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी का भी मेंबर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर आपने ये जो कह रहे हैं कि हम मनफी से अब 2.9 या 5 पे ले जाएंगे, तो वो तरीका कार क्या होगा? आपने कहा तकरीबन अभी जो कहा है कि हम 4.9 बिलियन, तकरीबन 5,000 सॉरी 4.9 ट्रिलियन 5,000 अरब टैक्स में इकट्ठा करेंगे या 4,900 अरब टैक्स में इकट्ठा करेंगे। इस साल आपने 3,900 भी इकट्ठे नहीं किए। तो आप बताइए ये 25 या 27% जो इजाफी पैसे आपने इकट्ठे करने हैं, भाई ये किधर से इकट्ठे करेंगे? कॉपी में तो आपने लिख दिया, हमने आपकी बात सुन भी ली, चले हम आपकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए, पिछले साल आपने गलत बयानी की, हमें बताया इसी तरह के बजट में कि तरक्की की शरह जो है वो 3 पता नहीं 1 या 2% 3.3 का 1.9 निकली। जी, तो इस साल भी देखिए, अभी वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 2.5% की कमी हुई है हमारी मनफी जो तरक्की की शरह है उसमें, -2% है। जो IMF है वो कह रहा है -1% है। हुकूमत इसरार कर रही है 0.4 है। चलिए हम हुकूमत वो रिवीजन हो जाएगी मुसद्दिक साहब, वो तो दोबारा रिवीजन होके आ जाएंगे नंबर सामने। जब हो जाएगी तो मान भी जाएंगे। मैं तो आपको वो बातें कह रहा हूँ जो हुई। सवाल एक ले लें, ठीक है? आप तो वो बातें कह रहे हैं कि हो जाएंगी, मैं कह रहा हूँ चले हो भी जाएं तो मुझे तरीका कार बताएं कि आप कैसे टैक्स बढ़ाएंगे जब आपने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। आप मुझे ये बताइए, आप तरक्की की शरह किस तरीका कार से आगे लेकर जाएंगे? आप कह रहे हैं हम 2.5, 2.9, आप 30 पे बेशक लेंगे तरक्की की शरह को, तरीका कार तो बताएं ना हमें। तो ना लोगों को 9 और 7 आज जब मैं इस प्रोग्राम में आपके सवाल कर सकता हूँ मुसद्दिक साहब? इजाजत देने सवाल की। इजाजत देने सवाल की। जी प्लीज। जी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो मैं पहले कह रहा था, एक तो ये कि आपकी जो एक्सपर्टीज है पावर के हवाले से, जो आपने कल ई सर्वे पढ़ा है उसमें बताइए पावर जनरेशन के हवाले से जो पिक्चर है वो आपको कैसी लग रही है? जो आगे हमारी डिमांड्स होनी है GDP ग्रोथ के हवाले से वो कैसी है? सेकंड, इस सवाल का अभी तक हमें कोई कॉम्पैक्ट जवाब नहीं मिला, ये जो इन्फ्लेशन है आपकी निगाह में इसके ड्राइवर्स हैं क्या? जब कोई माशी सरगर्मी हो नहीं रही तो ये इन्फ्लेशन के फिगर्स यहाँ पे इस तरफ 10% की तरफ जाते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? जी देखिए, बात यह है कि इन्फ्लेशन की फिगर जो सबसे पहले तो मैं आपको बिजली की बात कर देता हूँ। देखिए, हमारे ज़माने में हमने 2 चीज़ें लेकर हम चले थे। एक, हमने ये कहा था मुल्क के अंदर हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे लोड शेडिंग होती है, हमने ये लोड शेडिंग ख़त्म करनी है। और लोगों को शायद याद हो, याददाश्त ज़रा हम भूल जाते हैं, जब 2013-14 में 12 से 14 घंटे शहरी इलाकों में लोड शेडिंग हो रही थी और गाँव के अंदर 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। अब कहीं लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं। हमने 2 काम करने थे, एक बिजली लगानी थी जिसमें हमें बहुत कामयाबी हुई, दूसरा हमने बिजली के तरसील के निज़ाम को बेहतर करना था। मैं समझता हूँ हमें उसमें कुछ खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अब इस हुकूमत को बिजली तो मिल गई, अब इसको 2 साल में बिजली की तरसील यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सीधा करना था ताकि ये जो हमने पेमेंट्स का जो खसारा हमें होता है बिजली की मद में, ये ख़त्म हो। अब 5 साल के लिए हुकूमत आई है, हमें काटती तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन मान भी लें कि इसने काटने हैं पूरे 5 साल, 2 तो हो गए भाई। अब 2 में अगर हम कहते हैं कि हम 900 अरब का खसारा छोड़ के गए थे बिजली में, ये कहते हैं आप 1000 का छोड़ के गए थे। चले मान लेते हैं इनकी बात, 1000 ये 1.1। अब आप मुझे बताइए, ये 1900 अरब का 2 साल में, हमने 5 साल में किया खसारा इनके मुताबिक 1000 अरब का, इन्होंने 2 साल में खसारा बढ़ा दिया है 1900 अरब तक। यानी जितना हमने 5 साल में बढ़ाया, इन्होंने 2 साल में बढ़ाया। भाई कैसे बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया, कौन इनसे सवाल पूछेगा? और इनका और काम क्या है? बिजली को हम लगा चुके हैं, आपने तो सिर्फ तरसील ही दुरुस्त करनी है। अब आपसे तरसील भी दुरुस्त नहीं हो रही। कभी आप बिजली वालों को माफिया कहते हैं, कभी आप IPP वालों को माफिया कहते हैं, कभी आप स्कूल वालों को माफिया कहते हैं, कभी आप अस्पतालों को माफिया कहते हैं, पॉइंट आ गया। कभी आप चीनी और इन्फ्लेशन के हवाले से सवाल किया अनीस ने, उसको एड्रेस कीजिएगा। जी देखें, इनकी जो इनिशियल पॉलिसी जो थी ना, क्योंकि उस वक्त ये दुनिया में तेल की कीमत क्रैश नहीं की थी, तो उस वक्त जो इनसे इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही थी,
और इस वजह से बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इन्होंने तरक्की की शरह गिरा दी 6% से 1.9%। यानी जो असेसमेंट्स आ रही थी वो ये थी कि अगर कोरोना नहीं आता, कोरोना वायरस, तो तरक्की की शरह 1.9% होती। इतनी तरक्की की शरह गिराने के बाद पॉलिसी रेट जो है उसको 6% से उठा के 13% ले जाने के बाद, यानी पॉलिसी रेट ऊपर ले जाने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ना हो, यानी लोग जो है अपने पैसे इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया जाए तो वो कारोबार में लगाने के बजाय वो बैंकों में रखते हैं। इसके बावजूद इनसे नई इन्फ्लेशन जो है वो मैनेज हुई। तो इनका जो पहला जो इन्होंने जो बर्बादी की वो ये की थी, पहले असद उमर साहब थे जो स्कॉलर थे, एक इकोनॉमी के अरस्तू थे, उन्होंने जो हमारा फॉर्मल सेक्टर था उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनको किसी ने समझाया कि अगर आपने एक्सटर्नल सेक्टर यानी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तवाज़ुन दुरुस्त करना है तो आप ऐसा कीजिए कि जो हमारी डिमांड है उसी को मार दें। तो उन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ा के डिमांड को जब मारा तो तरक्की की शरह हमारी 6% से गिरती हुई आ गई, कोई पिछले साल 1.9%। ठीक है, पॉइंट है, उससे इंपोर्ट घट गई। अच्छा, एक चीज है जहां मैं मुसद्दिक साहब आपको लेके आना चाह रहा था, वहां आप बात हो गई है। बताइए। मेरा पॉइंट जो था असल में जहां मैं चाह रहा था एक्सट्रैक्ट करना, वो ये, क्या आपको लगता है कि इस फिस्कल ईयर में पावर टैरिफ में मजीद इजाफे का इम्कान है, नोइंग के जो हमारे इस वक्त लीकेजेस हैं, शॉर्टेजेस हैं और जो सर्कुलर डेट है? देखिए, दो हैं। बड़ा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले मैं जवाब देता हूं फिर एक्सप्लेनेशन। जवाब ये है कि आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर ये एक लेकर आएंगे मिनी बजट, और ये तेल की कीमत और बिजली की कीमत और गैस की कीमत तीनों चीजें बढ़ाएंगे। आप मुझसे शर्त लगा लें आज। इसकी वजह यह है कि इनको IMF से माफी मिली है सिर्फ 2-3 महीने की ये बजट पेश करने, और जैसे ही वो माफी की मियाद खत्म होगी, आपने कल देखा कि हमारे एडवाइजर साहब कितनी IMF की तारीफें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इससे बेहतर दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, और आप खामखा इस पे शक करते हैं। भाई खामखा इस पे शक करते हैं, हमें बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया, हम शक करते हैं। लेकिन चले तारीफ, जी बिल्कुल गए थे, मगर तारीफें तो नहीं कर रहे थे ना, हम उनसे झगड़ा कर रहे थे। इस तरह का बजट तो नहीं हमने पास किया था कि दोनों तरफ IMF बैठ गया, ये तो नहीं किया था ना सर। एक तरफ से हुकूमत पाकिस्तान, कि मैं जरा बाकी मेहमानों को भी इस डिबेट में लाऊं। बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा, अब ये बताइए नुमान साहब, देखिए जरा थोड़ा सा हम आम आदमी की जबान में बात करने की कोशिश करें, जरा मजीद उसको सिंप्लीफाई कर लें। इससे पहले आपने ये तो कहा कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि टैक्स टारगेट अगर हम अचीव ना भी कर सके तो इसके आसपास ज़रूर कहीं भटक लेंगे। अब ये बताइए कि जो बात मुसद्दिक साहब कह रहे हैं, आप इतने यकीन से इस बात को भी नेगेट कर सकते हैं? वो कहते हैं मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इन वजूहात की बिना पर बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी, सब कुछ दोबारा महंगा होगा। आप इतने ही यकीन के साथ कहते हैं कि नहीं भाई ये सियासत कर रहे हैं मुसद्दिक साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा? बदामी साहब रिकॉर्ड कर लें एक क्लिप आप मेरा। मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं क्लियर डेटा दे देता हूँ। मैं क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, फिगर्स पर ज्यादा करता हूँ, ऐसे रिटोरिक बात नहीं करता। इस वक्त की बात करूँगी, आदमी का बिजली का बिल 5,000 आ रहा है, वो 5,000 ही आएगा अगले माली साल तक, या वो 7-8, 10,000 हो सकता है? आम आदमी को तो इस फिगर में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। मेरे ख्याल में तो आम आदमी का 5,000 का बिल आता है, वो अब गिरकर 3,500-4,000 हो जाएगी। वजह क्यों ना? अच्छा, वो वजह इसलिए होगी, दो चीजें। ये रिकॉर्ड कर लिया आपका जो ये रिकॉर्ड कर लिया हमने सर। रिकॉर्ड कर ले, मैं आपको जो कह रहा हूं रिकॉर्ड कर ले। व्हाई आई एम सेइंग, आप समझाता हूं मैं क्या क्यों होता हूं। तो आपके फ्यूल की कीमतें नीचे आ गई, जो IPP जो जितने थे ना, जो लगाए गए थे पीछे हुकूमत में, जिसने हमारी सारी मईशत का तबाही की थी, वाज अ हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने सेनेट में, मैं चेयरमैन रह चुका हूं उस कमेटी का, जो पिछले साल जून के अंदर रिपोर्ट सबमिट की है कि IPPs में क्या क्या घपले हुए हैं, वो अभी भी स्टैंड है, जिसके अंदर एक लंबी आगे कहानी है। पर खाली बस सॉरी ऐड कर दूं, हम जो कराची के रहने वाले हैं हम तो है ना, तो एक इदारा है उसका नाम है के इलेक्ट्रिक, वो उसका एक अलग ही वो दुनिया में चल रहा होता है, वो तो पता नहीं। आप यकीन माने कि मैं आपको बताऊं, मेरे हमारे जो साथ दोस्त काम करते हैं, कैमरामैन भाई, ये बिल ला के दिखा रहे हैं कि यार ये देखिए 48, ये इदारा भी बिजली से ताल्लुक है ना, इसकी अलग ही दुनिया है माजरत के साथ। मैं वसीम साहब आपको बताता हूँ, 30,000 मेगावाट पाकिस्तान में, 31,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड है। आपको पता है पिछली सर्दियों में कितना, अभी जो सर्दियां गुजरी नवंबर दिसंबर में, कितनी मेगावाट रिक्वायरमेंट थी? 7,000। आपका 23,000 मेगावाट एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड थी, जिसको आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। ये पिछले गवर्नमेंट ने उन्होंने किया कि आम आदमी जिसको बेचारे को सरप्लस और डेफिसिट का मतलब तो क्या स्पेलिंग में नहीं पता होगी, तो वो उसको तो इसमें इंटरेस्ट है ना कि यार मेरा बिजली का बिल फिर बढ़ गया। हालांकि नुमान साहब कह कर गए कि यार 5,000 वाले का बिल 3,500 हो जाएगा। ये अगर ये इतने कारखाने महंगे ना लगाए जाते तो ये इसका बिल कम होता, क्योंकि जो 22,000 मेगावाट के कारखाने लगे उनको किराया आप दे रहे हैं, उनसे बिजली ले आने उनको किराया दे रहे हैं। बहरहाल है, उसके बावजूद
क्योंकि अभी आपका फ्यूल का रेट कम हुआ है, डीजल, फर्नेस ऑयल, पेट्रोल का रेट्स कम हुए, इसकी वजह से आपका बिजली का बिल कम आना शुरू हो जाएगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इसने कहा, मुसद्दक साहब ने जो कहा ना कि जॉब्स क्रिएट, मैं आपको फिर कहता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुनिया भर में इसका सब मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फरोग देंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हमने जो ऑर्डिनेंस लाया है, लेकिन सॉरी, इसमें भी एक बात ऐड कर दूं, मादा की बात कर रहा हूं। कल ही बल्कि अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में उमर अयूब साहब आया, मैंने खुद भी प्रोग्राम देखा। वो महंगे कारखानों को तो फिर पेमेंट्स हो गई ना, उनको सुकूक बॉन्ड से भी रेस करके उनका तो सिलसिला हो गया ना पूरा। आम आदमी के बिल बढ़ गया और वो चीज काबू में नहीं आ रही, उनको तो मिल गए उनके पैसे ना। देखिए, मैं अजीम साहब, बात ये है कि बड़ा सीरियस इशू है आईपीपीज की वजह से। इतना ज्यादा हमारी मईशत पर, हर लोग पर, आम आदमी पर बोझ पड़ा है, महंगी बिजली हुई है। जब तक आप आईपीपीज के इशू को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक उनको देखेंगे कि उन्होंने जो फिगर्स दिए थे, जब टैरिफ डिटर्मिनेशन रेट जब डिटर्मिन हो रहा था, जो आम आदमी देता है उसका रेट, हम उसको 10 रुपए से बिजली का रेट दे रहे, खरीद रहे उसे 10 रुपए, वो बनता ही नहीं है। वो बंद इसलिए 10 रुपए बना था कि उस वक्त उसने बोला था कि मेरा तेल इतना खर्चा, मेरे स्पेयर पार्ट्स इतने लगे, मेरे इतने आदमी काम कर रहे, वो उतने है ही नहीं। और वो मैं नहीं कह रहा, उसकी जो बैलेंस शीट है जो SECP के पास है, उसमें लिखा आ रहा है, उसमें नजर आ रहा है कि ये गलत है। तो हम जब इसको कहते हैं कि इनको विल टेक देम हेड ऑन, इट इज नॉट कि हम आईपीपीज के खिलाफ है, इट इज दिस कि जी हम चाहते हैं कि आम आदमी का रेट जो बिजली महंगी हो रही है उसको कम करना, वो आम आदमी को फायदा होगा और कारखानों को फायदा होगा। खाली मैंने कमेंट कर दूं, फिर अपनी मैं डिबेट को बिल्कुल बजट के गिर रखना चाहता हूं। सारे जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको, चाहे उसका नाम SECP हो या और कोई भी हो, उनको वाकई जागने की जरूरत है। चाहे वो कोरोना के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की लूट मारो कि जो 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, ऐसा तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। चाहे वो बिजली के मामले में, के इलेक्ट्रिक का मामला हो, गवर्नमेंट का ये तो काम है ना कि रेगुलेटरी इदारों को जगाया कि भाई ये क्या लूट मार मची हुई है यार, आम आदमी मुतासिर हो रहा है इससे। ऐसे वसीम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके इलेक्ट्रिक वाले बड़े फायदे में रह चुके हैं पिछले 1 साल से। जो था नवाज शरीफ की हुकूमत में 2.5 रुपए का कंसेशन मिला था, वो जून में विड्रॉ हो गया था सारे पाकिस्तान में। के इलेक्ट्रिक ने वो विड्रॉ किया ही नहीं था। जो कराची के सारे लोगों को वो 2.5 रुपए का कंसेशन मिली जा रहा था सारे पाकिस्तान के मुकाबले में। वो जाकर मैंने उनके साथ डिस्कस किया, ये पॉइंट आउट किया कि भाई ये क्यों, ये कराची में बिजली सस्ती क्यों बाकी पाकिस्तान से। सो ये भी एक फैक्ट है जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन इन्फ्लेशन की जहां तक आप बात करते हैं ना, ये जितनी इन्फ्लेशन हुई है, ये क्योंकि हमने वो जो साग डार वाला फॉर्मूला छोड़कर मार्केट बेस रेट चेंज पर किया, डिटरमिन किया, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन आ रही है। ये अभी 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी मेरे ख्याल में, तो इन्फ्लेशन वेल इन कंट्रोल हो जाएगी। माय एस्टिमेट्स आर, बात से बात निकलती चली, पिछले 5 सालों में इन्फ्लेशन ऑन एवरेज लेस देन 5 रही। आपकी आते ही 7 तक गई, फिर 9 तक गई, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 14 तक गई, फिर 9 तक आई। अभी आप खुद कह रहे हैं 6.5 तक लाएंगे, जो कि पिछले 5 सालों में नहीं था। जिनको आप ब्लेम कर रहे हैं उनकी मैं साइड नहीं ले रहा, लेकिन नंबर्स आपके भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उनके 5 सालों में लेस देन। तो आम आदमी तो पूछेगा ना कि यार वो जो भी था वो होगा, चोर बिल्कुल होगा, डकैत उसको पकड़ो जेल में डालो, लेकिन उसके 5 सालों में इन्फ्लेशन लेस देन 5, आपके 2 सालों में मंथ ऑन बेसिस पे 14, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9, और खुद आपके ख्याल में 6.5 तक जा रही है। देखिए जी, अगर आपने जो रियल एक्सचेंज रेट होता है, जो एक फॉर्मूला होता है, उसे कैलकुलेट करते हैं कि डॉलर रुपी पैरिटी क्या होना चाहिए, वो आजकल आ रही है 165। अगर 165 का डॉलर है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आई है, पिछले 7-8 महीनों में आई है। अब चूंकि 165 जब वो रुपी डॉलर पैरिटी के फॉर्मूले पर अमल होता था तो आप बताते थे देखो पाकिस्तानियों, आज रुपया 1 रुपया गिर गया है, इसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, इसका मतलब है कि हर आदमी मजीद इतने हजार का मकरूज हो गया है और इन्होंने इतने पैसे ले लिए, इनके पैसे डॉलर में इनके अकाउंट में पड़े हुए, अमीर आदमी इतना अमीर हो गया, गरीब मर गया, पाकिस्तान इतने का मकरूज हो गया। तब आप उस पर भी तनकीद करते थे कि रुपया क्यों गिराया, और आज आप कह रहे हैं रुपया गिराया ही नहीं तो हमें गिराना पड़ा, इसलिए महंगाई हो गई। अब आपकी कौन सी कल सीधी है तो बता दें। आपने चलना है मार्केट रेट पर चलना है। आपने रियल एक्सचेंज रेट जो एकेडमिया कैलकुलेट करता है और मार्केट बेस फ्लोट करना है इसको, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन आना ही आना था। अब चूंकि ये हो गया टाइम, 7-8 महीने गुजर गए, उसका इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं अज्यूम करता हूं कि इन्फ्लेशन रेट गिर जाएगा और पॉलिसी रेट 5% में आ जाएगा। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, आपको जरा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है, आपके सामने सारी बातें हो रही हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे अभी तक मुसलसल डिबेट हो रही है। मुसद्दक साहब ने भी अपना ओपिनियन दिया और आपने और ओपिनियन भी सुन लिए। आपके ख्याल से इस महंगाई का ड्राइवर आखिर क्या है, क्योंकि ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा कि ये आखिर इन हालात में महंगाई हो क्यों रही है, 10% से ऊपर क्यों चली जाती है,
इनके अपने फिगर्स ये कह रहे हैं कि 10 महीने के अंदर 11% और एवरेज महंगाई रही है और 6% तक लेके जाने का इरादा है अगले माली साल में। आखिर मामला है क्या? अच्छा देखिए, दो तीन बुनियादी चीजें, मैं दो तीन फिगर्स आपको जरा इस बजट की कोट कर दूं, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूं। एक तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सपोर्टर्स कि ये जो है जीरो रेटेड कर देंगे जो सेल्स टैक्स है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो नहीं हुआ। दूसरा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो खसारा है, खसारे वाला बजट ये प्रेजेंट किया गया है। कोई तकरीबन 3437 बिलियन रुपीस का खसारा है। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा पहले कभी खसारा नहीं। अब सवाल ये है कि ये खसारे को कहां से पूरा करेंगे? क्या ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, चौधरी साहब एक जिमनी सिर्फ कमेंट ऐड कर रहा हूँ, हर बजट में जो खसारा होता है पिछले बजट से ज्यादा ही होता है आमतौर पर, तो हिस्टोरिकली हाई होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 1686 यहाँ पे बहुत ज्यादा है और आगे से कोई नजर नहीं आ रहा कि ये कहां से पूरा करेंगे। अब दो तरीके हैं इनके पास खसारा को पूरा करने के लिए। सही है। एक, ये मजीद कर्जे लेंगे। कर्जे पहले ही इन्होंने 2 साल के अंदर को 13,000 अरब रुपए के कर्जे लिए थे, जो इनकी अपनी फिगर है उसके मुताबिक। अब मजीद कर्जे लेंगे, थोड़ा सा इनको रिलीफ भी मिला है। IMF, वर्ल्ड बैंक, कल मैं देख रहा था पेरिस क्लब ने भी कोई इनको रिलीफ दिया, G20 की तरफ से भी, तो एक रिलीफ भी मिला है। उस रिलीफ को एक हद तक मेरे ख्याल के मुताबिक जो बिल्कुल नीचे वाले तबकात हैं उन तक वो जाना चाहिए था, जो कि इस बजट में हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन वो उठाकर किसको दे रहे हैं? आप जरा पॉलिसी होती है ना, आप जरा देख लें, इमरान खान साहब ने जो है ट्रेडर्स उनसे मुलाकात की, आप देख लें जो बड़े लोग हैं उनसे, ये जो कंस्ट्रक्शन वाले उनसे, किसी एक मजदूर की तंजीम से, किसी किसानों की तंजीम से, किसी से कोई मुलाकात। मैं इसका जवाब ले लेता हूं नुमान वजीर साहब से। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। और अच्छा, एक मिनट जरा, मैं सिर्फ एक फाइनल कमेंट कर दे। नवेद कमर साहब खुद बजट प्रेजेंट करते हैं। जी, मैं भी एक बात करना जी मैं उससे आपकी तरफ आ रहा हूं। मैं एक फाइनल कमेंट बस कर दें चौधरी साहब, ताकि फिर अच्छा देखिए, दूसरा ये क्या करेंगे कि दूसरा ये लोगों पे और बोझ डालेंगे। जहां तक ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नुमान साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम क्या पॉलिसी ये लेकर आएंगे, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ बातें की हुई थी। ये तो लोगों ने लाइनों में लगकर टैक्स देना था, 8,000 अरब रुपया टैक्स होना था। ये 9 महीने के अंदर प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। प्रोजेक्शंस क्या है? 9 महीने की। और फिर आप स्पीच को डॉक्टर साहब पढ़िएगा, मैंने थोड़ी सी देखी है, तो 9 महीने की प्रोजेक्शन पे हर चीज लाकर कोरोना पे डाल रहे हैं। तो जो आपकी प्रोजेक्शन 9 महीने की, उसमें आपने क्या अचीव किया है, कितने % अचीव किया है? और एक खतरनाक बात वसीम आखिर में मैं कहता चला जाऊं कि ये मुझे लग रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है लोकस की वजह से, टिड्डी दल की वजह से, वो बुरी तरह हिट होने वाला है। और आपकी जो फसलें हैं वो भी बहुत बुरी तरह हिट होंगी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उससे एक नया खतरा लग रहा है, फूड इनसिक्योरिटी का। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, इस पर रिस्पॉन्ड कर दें नुमान साहब, और मीनवाइल हमें नवेद कमर साहब भी ज्वाइन करेंगे। जी नुमान साहब, क्विक रिस्पॉन्स। देखिए जी, मैं चौधरी साहब सारे बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, मलिक साहब भी, सदक मलिक साहब भी। फिस्कल डेफिसिट है, आई एग्री है। आपका क्या सोल्यूशन है इसको किस तरह ठीक किया जाए? तो यू कम अप विद अ सोल्यूशन। नहीं, मैं क्या सोल्यूशन देता हूँ, जो होता क्या है, इसका होना क्या है। आप बाकी फिस्कल या मॉनेटरी मेजर जो भी करते हैं करें अपनी जगह, लेकिन जो 3 इदारे जो मैं देखता हूँ जहां हमें करना है काम, वो हमारा नंबर 1 स्टेट रोड एंटरप्राइजेस में जो लॉसेस है, उसको हमने उसके इक्विटी में 26% उसको हमने मैनेजमेंट को चेंज कर किसी और को दे देना है। ये जो नुकसान 1300 बिलियन होता है, इसको खत्म करके ये 1300 बिलियन वहां से, ये सर अक्रॉस द बोर्ड होगा, ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। सर्कुलर डेट जहां तक डालूंगे, सर्कुलर डेट बिजली का जहां तक डालूंगे, लाइन लॉसेस चोरी जो हो रही होती है, इसकी बिलिंग और कलेक्शन, इसको भी आउटसोर्स आपने कर देना कि बिलिंग कलेक्शन करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर करेगा। ये चीज फिर क्या करती है, और कोई इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में देखा है, इंजीनियरिंग साइड भी देखी है, सब कुछ देखी है, कुछ नहीं इसका ले। और तीसरी चीज क्या, फाइनल चीज, मिनिस्ट्रीज, 60 मिनिस्ट्रीज और डिविजन है, इसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ये पेट्रोल का क्राइसिस, शुगर का क्राइसिस, वीट का क्राइसिस, ये सब इसलिए है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है मिनिस्ट्रीज के अंदर। मिनिस्टर जो आता है किसी पार्टी का भी होता है, ही इज नॉट प्रोफेशनल। वो तो आपको गाइड करता है, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, वो करते हैं, बाकी तो प्रोफेशनल होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर 600 लोग काम करते हैं। आपको पता है कितने इंजीनियर हैं? 3, सिर्फ 3 इंजीनियर्स। तो आप ये कौन, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आपके पास कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? ये आपसे, आपका जो CFO, जो मेन आदमी सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, इज ही अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ही इज नॉट। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ठीक है, पॉइंट टेकन। ये चीज
इसमें ये वैसे आप एज ए न्यूट्रल कमेंटर आप बताइए ये इल्ज़ाम कितना ठीक है इस गवर्नमेंट का, जिस तरह नुमान वजीर से एग्जांपल बता रहे हैं कि ये पिछलों ने स्ट्रक्चरली सारे इदारे इस तरह बिठा दिए हैं, कभी ओवर स्टाफिंग करके, कभी और मामला करके, कि अब वो उठते ही हमें इतना टाइम लग जाएगा इस गवर्नमेंट को। मैं समझता हूँ फेयर कमेंट है ये कि हमारे पास ओवर स्टाफिंग तो हमेशा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हमेशा से ओवर स्टाफिंग रही है और प्रोफेशनल्स का फुकदान रहा है। अब अगर जैसे बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी बजट बन रहा है, मैं ये सुन रहा था कि बजट में जो है प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड अगर नहीं लिया गया बनाने में, तो ये शो करेगा कि आपके प्रिपरेशन में ही वीकनेस है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि रियलिस्टिक बजट, जैसे हमने बात की थी कि बजट को रियलिस्टिक होना चाहिए, वो रियलिस्टिक सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि जब हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स को आप उसमें बजट मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, जब टैक्स के एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि कुछ साल से एफबीआर या और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यकीनन कोशिश कर रहे हैं कि वो टैक्स बार्स के साथ और फेडरेशन और चेंबर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, लेकिन उस डिस्कशन के बाद कम से कम ये ज़रूर बताएं कि फेडरेशन या चेंबर्स की इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया है। क्योंकि अगर फेडरेशन या चेंबर्स कोई डिमांड करते हैं तो वो बिजनेस की इंक्रीज़ के लिए डिमांड करते हैं या इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए डिमांड करते हैं, वो अपने किसी पर्सनल फ़ायदे के लिए डिमांड नहीं कर रहे होते। तो उसको ज़रूर संजीदगी से लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ तो एफर्ट्स ज़रूर हो रही है। रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं होती, खुद कह रहे हैं। जी, वो खुद उन्होंने कहा। क्योंकि मुसद्दिक साहब मौजूद है तो उनसे ये बात पूछ लेते हैं। इजाजत दें तो मैं 2-3 आपसे एक सवाल अगर कर लें मुसद्दिक साहब, आप तो उसके साथ अपना कमेंट भी दे दीजिएगा, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है, कई हलकों में हो रही है और काफ़ी अरसे से हो रही है, रिसर्च रिपोर्ट्स में हो रही है कि IPPs का जो टैरिफ का मामला है ये हर्ट करता है सारिफ को भी, इंडस्ट्रियल जो आपका यूज़र है उसको भी, और इवेंचुअली आपकी मईशत को हर्ट करता है। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, अब क्या किया जा सकता है? और दूसरा सवाल यही है जो कि हम अभी बहुत तफसील से गुफ्तगू कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज अगर हैं मिनिस्ट्रीज़ के तो इनको ठीक करने के लिए क्या किया गया? जाहिर है अगर आप 5 साल थे तो आप भी इस पर रोल प्ले कर सकते थे, आप भी देख रहे थे मिनिस्ट्री, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? मीनवाइल नवीद कमर साहब ने ज्वाइन कर लिया। आपके कमेंट के बाद नवीद साहब की तरफ आते हैं। सर, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। जी मुसद्दिक साहब, ठीक है, अगर आपकी इजाजत सीक्वेंस में आपसे बात करता हूँ। पहले मैं महंगाई की बात करता हूँ। जो आपने पहले सवाल पूछा था, गालिबन मैंने जो जवाब दिया वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था कि आपको तसल्ली हुई, तो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो मुझे लगता है कि जो महंगाई है वो सप्लाई साइड की महंगाई होती कैसे है कि मार्केट के अंदर डिमांड होती है और सप्लाई होती है, और अगर सप्लाई डिमांड से घट जाए, यानी एक चीज़ है आपको चाहिए वो मार्केट में नहीं है, तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी और एक ख़ास कीमत के ऊपर जाके सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर हो जाएगी। ये होती है महंगाई की डेफिनेशन। अब देखिए हुआ क्या, हमारी लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर 22% कमी हुई है, -22% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ओवरऑल हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2.6 या 2.7% कम हुई है। हमारी सर्विसेज सेक्टर जो है वो 2.2% कम हुई है। हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन थी, यही चीज़ें महंगाई करती है ना, कॉटन की हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 11 मिलियन टन वो होनी चाहिए थी इस साल, और हुई है 8.5 मिलियन टन। तो जब कम कॉटन पैदा हुई है और ज़रूरत ज़्यादा की है तो कीमत को क्या होगा भाई, कीमत ऊपर चली जाएगी। हमारी जो वीट है वो होनी चाहिए थी 27 मिलियन टन और हुई है 25 मिलियन टन। अगर अब आपकी ज़रूरत हो 27 या 28 और पैदा हो 24 या 25 तो क्या होगा, कीमत ऊपर चली जाएगी। तो एक तो ये जवाब है कि जब आपकी प्रोडक्शन जो है वो 22% घट रही है, लोग तो उतने ही हैं, 210 मिलियन लोग हैं, उन्होंने खाना भी है, उन्होंने घर भी बनाने, उन्होंने सीमेंट भी लगाना है। जब वो वही खाना चाहते हैं जो पिछले साल खा रहे थे और आपकी प्रोडक्शन 22% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कम हो जाएगी तो कीमत बढ़ेगी। ठीक है, सप्लाई डिमांड गैप आप कह रहे हैं मेजर ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन है। और अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, और ये मैं आपको साथ में ये कह रहा हूँ, ये हुकूमत की पॉलिसी की वजह से हुआ है। जब हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट को 6% से लेकर 13 तक बढ़ाया तो लोगों की जो प्रोडक्शन के अंदर उन्होंने पैसे लगाने थे, कोई ताकत ही नहीं रह गई कि वो 16 या 18 या 20% पे बैंक से बोरो करके मार्केट में वो प्रोडक्शन ले जा सके। प्रोडक्शन गिर गई, कीमत ऊपर चली गई। दूसरी जो अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूं, तनकीद का तो बहुत निशाना बनाते हैं सबको, सब डार साहब को, और अभी भी बनाया गया।
अब आप मुझे ये बताइए, 1 रुपया अगर डीवैल्यूएशन होती है ना, 1 रुपया, तो बिजली की जो आपकी पेमेंट है उस पर कितना फर्क पड़ता है, जिसको ये कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, 3 अरब रुपए का। दोबारा से बताता हूं आपको, 1 रुपया अगर डीवैल्यूएशन होती है तो कीमत के ऊपर जो बिजली की कैपेसिटी पेमेंट है उस पर 3 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। इन्होंने 104 से 164, तो इन्होंने यानी 60 रुपए का इजाफा किया। ये 180 अरब रुपए का टीका है जो पाकिस्तान को लगा अनकंट्रोल्ड डिवैल्यूएशन करने से। और अभी भी स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे थे मैं तो और मार्केट बेस करूंगा, तो भाई कर लें, लेकिन जब करेंगे तो उसकी कीमत कौन देगा? अगर 180 अरब रुपए सिर्फ आपकी डिवैल्यूएशन, सही है, 125 से है मार्केट के अंदर बिजली की, तो आप मुझे बताइए। पर तो डार साहब गए थे, फिर मिफ्ता आए तब 115 के करीब हो गई, फिर केयर टेकर आए 121 के आसपास, 125 के आसपास, 120 से आए, 105 नहीं है। बादामी साहब 15 से गिन लें, 15 से गिन लें, 115 के बाद हर एक वैल्यूएशन के ऊपर 3 अरब रुपए का आपको कैपेसिटी पेमेंट के अंदर पैसे पड़ रहे हैं। ये किसी ने कैलकुलेट तो करना था ना पूरी मिनिस्ट्री में, तो ये क्यों नहीं किया? इतने इतने बड़े आप अभी आपने कहा हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है, तो और हम चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो आए। आपकी तो सारी काबीना ही इलेक्टेड है, स्वाई एक्सपर्ट्स के जो बाहर से IMF के लोग हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, आपके पास हैं कौन? एक बताएं जो इलेक्टेड मेंबर हो, जो अवाम की आवाज लेके जाता हो पार्लियामान के अंदर। सारी काबीना आप चला रहे हैं अनइलेक्टेड लोगों से। पॉइंट है, और अनइलेक्टेड लोग। मैं नवेद कमर साहब को भी ले आऊं डिस्कशन में, और ये बात मैं करूंगा जब नुमान साहब की तरफ जाएंगे कि आज भी जराए के मुताबिक काबीना के इजलास में फिर वही हुआ। लेकिन आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा नुमान साहब, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अक्सरियत ये कह रही थी कि हम पेंशनर्स और उनकी तनख्वाहें कुछ तो बढ़ाएं, लेकिन हफीज शेख साहब चूंकि जाहिर है वो PTI के नजरिए की ऐनक से तो नहीं देखेंगे इकोनॉमी को, वो दूसरे एंगल से देखेंगे। उन्होंने इसका कि नहीं मुमकिन नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भारत, लेकिन नवेद कंवर साहब मेरा आपसे सवाल ये है, हमारे पैनलिस्ट में जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नुमान साहब, जिनका जाहिर है पूरा एक बड़ा जबरदस्त बैकग्राउंड है फाइनेंस के हवाले से, वो मईशत की प्रॉब्लम्स में अहम तरीन प्रॉब्लम ये समझते हैं कि हमारे जो सफ़ेद आती हैं जिनमें हमें हज़ारों अरब रुपया झोंक देना पड़ता है और वो ज़ाया हो जाते हैं, उनको हमें उन इदारों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब जब वो होंगे तो फिर नागुज़ीर है, अनअवॉइडेबल है कि ले ऑफ्स ना हो। जब ले ऑफ्स होंगे तो फिर उसको पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा, फिर ये नारे होंगे कि देखो गरीब को मार दिया। तो फिर एक तरह आप चाहते हैं कि हुकूमत इस मैस से निकले भी, लेकिन उसको करने के लिए जब अनपॉपुलर इकदाम करने पड़ेंगे तो फिर आप उसको पोलिटिसाइज करेंगे। नवेद कंवर साहब, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप गरीब के ऊपर ये काम ये करेंगे, उनको निकालेंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे मुल्क में, तो और क्या ये समझते हैं कि ऑपोजिशन जो है उस पर खामोश रहे और कुछ ना कहे, तो ये तो फिर हम अपने मैंडेट से ही जो है इनहराफ कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर किसी भी इदारे में ओवर स्टाफिंग हुई हुई है और फिर गवर्नमेंट को अपने जेब से वो करना पड़ रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट जाहिर है खान साहब अपने जेब से पैसे निकाल के तो नहीं डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर कान अब यहाँ से नहीं पकड़ रहे हैं, वहां से पकड़ रहे हैं, उससे भी आम आदमी इफेक्ट हो रहा है। वसीम, मसला क्या है? टैक्सपेयर का पैसे जा रहा है। आप SOEs की जब बात करते हैं ना, तो आपका 90% तो उसका जो खसारा है वो तो आपका पावर सेक्टर का है। आपका सारा के सारा जो लॉसेस हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, वो मिल मिला के PI और स्टील मिल से तो कई गुना ज्यादा बन जाते हैं ना। अच्छा, तो आप नजला गिराते हैं उन बेचारों पे जिसको जो अपने आप बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। पावर सेक्टर से आप इसलिए डरते हैं कि उनके पास ये लीवरेज है कि वो आपकी बत्ती बंद कर सकते हैं। तो इस लिहाज से प्लीज इसकी एनालिसिस, कोई बोलती बंद कर देता है कि बत्ती बंद है, बड़ा मसाइल है बड़े गवर्नमेंट के। तो बात यह है, और वो भी टाइमिंग की भी तो बात होती है ना। देखिए, हमारा एक क्रिटिसिज्म जो है वो ये भी है कि जहाँ आप प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि जी आप रिट्रेंचमेंट ना करें, बल्कि उनको पैसे दे रहे हैं जेब से कि जी आप इनको रखें जब तक के हालात कुछ बेहतर हो, तो आप अपने आप को ये सबक नहीं देते, आप ये सबक सिर्फ उन देते हैं। अच्छा, पॉइंट है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, लेकिन अब इसको जरा बस कंक्लूड करना है। मेरा फाइनल कमेंट इस पे आप बताइएगा नुमान साहब। हेलो, पेंशनर्स में इजाफा, ये हम जितनी भी बजट स्पीचेस जब से बजट ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इस डेस्क से ये आवाज़ ना आई हो कि पेंशनर्स के उसमें इतना इजाफा कर दिया गया है। ये बुनियादी काम भी नहीं हो पाया इस दफ़ा गवर्नमेंट से।
देखिए, मैं अगर इस तरह है कि आप पेंशनर्स की बात करते हैं तो उससे पहले मैं सैलरी वालों की बात कर लेता हूं। जी बिल्कुल, इसमें वो भी शामिल है। एक ही सेम हो। जी हाँ, सैलरी वाली मैं से आपको एक और फिगर देता हूँ। पिछले एक महीने जो रेलवे बंद रही, आपको पता है रेलवे के एम्प्लॉइज को 2 बिलियन तनख्वाहें मिली और पेंशन कितना मिला? 3 बिलियन पेंशन मिला। और रेलवे में 76,000 एम्प्लॉइज हैं, 1.5 लाख पेंशन दे रहे हैं। तो ये भी मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, अब आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता हूँ तनख्वाहों की तरफ। देखिए, इतना ज्यादा हमें स्टाफ, जैसे हमारे यहाँ अभी डिस्कशन भी हो रही थी कि इतना ज्यादा हमें स्टाफ मिनिस्ट्रीज में, डिविजन में नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए नहीं। और हमें वो टाइम बेस्ड तनख्वाह ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी KPI बेस्ड, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड होना चाहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करें, आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और ये कम है जो है, लेकिन कोई नालायक है जो काम नहीं कर रहे होते हो, ऐसी सिफारशी या सियासी लोग रखे हुए, इनको आपने वीड आउट करना है, इनको निकालना है। एक तो ये चीज बात होगी। स्टील मिल की आपने बात की, जहां तक स्टील मिल में आप कानून में, लेबर लॉ में लिखा है ले ऑफ करेंगे। आपने ले ऑफ करना है। अगर आपका एक डिपार्टमेंट, एक डिवीजन बंद है और लोग फारग हैं, उसको ले ऑफ कर सकते हैं, तो ले ऑफ कानून के मुताबिक ले ऑफ कर दें। जहां तक आपने डॉलर की बात की, IPP की बात की, मैं ये पूछना चाहता हूँ PM इन लोगों से, किसने ये किया था कि जो रुपये में हमने उसको देना था ना 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE उसको कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, मुनाफा 15% देना था। किसने कहा था PMLN को कि इसको रुपये से डॉलर में कन्वर्ट कर दो? और अब जब डिवैल्यू होता है, रुपये 100 सालदार जो 105 के छोड़ हम 165 पर कर गया, तो नेचुरली डॉलर का उसका इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन ये इंक्वायरी ये करनी है कि वो ECC में किसने ये फैसला किया था कि ये रुपये को डॉलर, इनको डॉलरों में 15% देंगे। चले, और ये देखना है कि ये लोग, तो ये चीजें बात जो, मैं जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स पर यहाँ से ले लूँ डैसे, ठीक है, पॉइंट है आप दीजिए जीशान साहब। अगर एक आम आदमी ये सोचता है कि फर्ज कर लीजिए नुमान साहब जो सारी बातें कर रहे हैं अपोजिशन के हवाले से, सारी की सारी 1000% दुरुस्त है, 100% भी नहीं, तो भी अगर उसके बदले में सवाल ये हो कि इस सब के बावजूद, और इसमें चोरी डकैती करप्शन सब ऐड भी कर लें, उसके बाद भी 5 साल इन्फ्लेशन लेस देन 5% था, उसके बावजूद भी कम से कम तनख्वाह मजदूर की हर बजट में थोड़ी सी बढ़ जाती थी, उसके बावजूद भी पेंशन बढ़ जाती थी, तो फिर आम आदमी को इस अल्फाज के गोरख धंधे और 516 पेज के इकोनॉमिक सर्वे में इंटरेस्ट है या उस 1000 रुपया पर मंथ इंक्रीज से इंटरेस्ट है? देखिए, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आम आदमी को ये कि उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है और उसके एक्सपेंसेस कितने कम हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं और आप भी हों या हमारे घर की खवातीन भी हों, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट ये होता है कि महीने में कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे और कितनी सेविंग्स हो सकेंगी। तो अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी या इनकम लेवल्स इसी तरह से कम होते रहेंगे, तो ये बजट डॉक्यूमेंट्स, ये इकोनॉमिक सर्वे किसी काम का नहीं है और इसका सब नुकसान। लास्ट मिनट है नवेद साहब, आप अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए सर। देखिए, इसमें तो खैर सैलरी और पेंशन्स वाले तो इश्यू ऐसा है कि पिछले साल जितना भी वो उनको मिल रहा था, आपकी 13% या अगर आपकी बात मान ले 9.1% भी आपका इन्फ्लेशन रहा, तो इसका मतलब है कि आपका परचेजिंग पावर उस हद तक कम हो गया। उसको किस हद तक आप कंपनसेट कैसे कर रहे हैं? और जब आप ये कह रहे हैं कि जी हम इकोनॉमी को पिकअप करेंगे लोगों को पैसे हाथ में देके, तो फिर आप इन लोगों का तो पैसा कम कर रहे हैं, तो आपकी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो कहाँ आएगा और आपका इकोनॉमी को बूस्ट कहाँ से मिलेगा? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। पॉइंट टेकन, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब, नवेद कमर साहब, नुमान साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट पर हमारी खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हेडलाइन और उसके बाद ये बजट कैसा आया। इसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ब्रेक के बाद, और फिर पाकिस्तान के मौजूदा आम तरीन वज़ीर उमर अयूब साहब भी अगले एक घंटे के जो लेटर हाफ है उसमें मौजूद होंगे। तो आपको गवर्नमेंट और अपोजिशन की दो बड़ी रेलेवेंट शख्सियात से, जो कि हेलम ऑफ अफेयर्स पर हैं या रहे हैं, उनके मुँह से जानने का मौका मिलेगा कि बजट कितना अच्छा या कितना बुरा है, आपकी ज़िंदगी के लिए कितना अच्छा या कितना बुरा होगा। हेडलाइंस के बाद इंशाल्लाह।